सो वेरी गुड मॉर्निंग। इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए एक बार फिर से नया चैनल बनाया गया है। इस चैनल के ऊपर आपको जो कंप्लीट आपकी जो भी आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेंगे, जिस तरीके से आज मैं आपको जो आज अपना ये जो सेशन रहने वाला है, रिवीजन बैच रहने वाला है किसका, सबसे पहले तो ये बता दूं, लैब असिस्टेंट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, उसके अंदर जो आपकी साइंस है, उस साइंस का क्या है, अपन ने इस बैच का नाम क्या रखा है, रिवीजन बैच रखा है। और आप सबको पता है कि अपनी साइंस की कंप्लीट जो क्लासें हैं वो चल रही है, कौन कौन सी, आपकी बायोलॉजी एंड आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस कंटिन्यू चल रही है। अब जो जो चीज अपन पढ़ चुके हैं, क्योंकि पढ़ा अपन ने 2 महीने पहले तक है, तो वो चीज याद रही है या नहीं रही है, उसके लिए अपन ये रिवीजन बैच लेके आते हैं। इस रिवीजन बैच का सबसे बेनिफिट आपको क्या पहुंचेगा कि इसमें कौन से क्वेश्चन रहेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे। वन लाइनर सीरीज अपन ने इसको नाम दिया है। इसका बेनिफिट क्या है, वन लाइनर सीरीज का मतलब हो गया कि यहां आपके सामने चीज वर्ड लिखा रहेगा, उसके जस्ट बराबर में क्या रहेगा, उसका आंसर रहेगा। मतलब कोई भी यदि आपको चीज रिवाइज करनी है, और कंप्लीट आज अपना किसका रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम का रहेगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम वाले यदि आपने पूरे जो भी अपन ने डिटेल के अंदर एक्सप्लेन के साथ में आपके जो भी लेक्चर बनाए हैं, वो लेक्चर मान लीजिए आपने नहीं देखे हैं या आपने देखे थे लेकिन अब आप भूल गए हैं कि क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था, तो ये वाली जो सीरीज है, ये वाला जो बैच है, इसको यदि आप ज्वाइन कर लेते हैं, कंटिन्यू देखते हैं, आज कंप्लीट इस एक वीडियो में कंप्लीट जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसकी कंप्लीट आपका रिवाइज हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। आप खुद देख लीजिएगा कि जिस टाइम अपन स्टार्ट करें, तो आप देख लीजिएगा जो जो चीज अपन एकदम स्टार्टिंग जीरो से पढ़ेंगे और पूरा का पूरा जो आपका हाई लेवल रहेगा वो इस रिवीजन बैच में रहेगा। ठीक ऐसे ही आने वाले टाइम में जो जो चीज अपन ने पढ़ रखी है, उन सबको भी अपन रिवीजन बैच के अंदर क्या है, स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए फिर आपको मकसद पता चल गया होगा कि यहां पर हर तरह की जो आपकी अलग अलग आगे आने वाले टाइम में और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेंगे, उनकी भी आपको क्लासेस हैं वो इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब है वो आप सबके सब जरूर कर लीजिएगा, एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को है शेयर करने के लिए भी बोलिएगा। तो चलिए इससे पहले आपको थोड़ा सा बता दो, ये तो रिवीजन बैच हो गया, अपन ने रिवीजन बैच भी निकाल दिया है, नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, हर एक चीज है वो चीज आपको मिल रही है। अब हर एक चीज मिल रही है, तो जो चीज अब आपने यहां पढ़ी है वो एक्चुअल में याद हुई है या नहीं हुई है, कितनी याद हुई है, इसके लिए मेन चीज रहती है टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट आप सब लोगों के लिए फ्री है, रिवीजन बैच भी आप सब लोगों के लिए फ्री है, इसके अलावा नोट्स भी फ्री है, क्लासेस भी फ्री है, टेस्ट सीरीज भी फ्री है। अब बस पढ़ने वाले की हिम्मत चाहिए कि भाई जो भी चीज आपको चाहिए, हर एक चीज आपको फ्री में मिल रही है, तो पढ़ने की हिम्मत चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, दाजिज ग्रुप ऑफ एजुकेशन। जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलता है लॉगिन करने के बाद। यहां पर ये जो 3 डॉट है, इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला पेज खुल के आएगा। यहां पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएगा। इस पे जैसे ही टैप करते हैं तो आपको यहां पे तो क्या मिल जाएंगे, लैब असिस्टेंट के नोट्स मिल जाएंगे, और ऊपर के साइड में आप टेस्ट देख रहे होंगे। इस टेस्ट पे जैसे ही आप टैप करते हैं तो आपके सामने जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज आपकी ओपन हो जाती है। और भी एक टेस्ट सीरीज है वो अपन ने अपलोड कर दी है, बस यहां पर आपको 2 ही शो हो रही है। तो चलिए जो अपना मेन टॉपिक है इसको अपन अब क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। जो आपका कौन सा रहने वाला है, डाइजेस्टिव सिस्टम रहना है, पाचन तंत्र रहने वाला है। इसके आज अपन कितने क्वेश्चंस करने वाले हैं, 100 क्वेश्चन करने वाले। कितने करने वाले हैं, 100 क्वेश्चन। अब 100 क्वेश्चंस क्या है, मैंने आपके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम के बनाए। आई थिंक इससे ज्यादा क्वेश्चंस बनते भी नहीं है। यदि बनेंगे तो अपन कोशिश करेंगे कि एक वीडियो और लेके आएंगे, उसमें भी यदि कोई क्वेश्चन अपना छूट गया तो वो भी अपन क्या कर लेंगे, उसके अंदर कवर कर लेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपको याद रखना है कि मैंने सिर्फ क्वेश्चन दे रखे हैं, बस 4 ऑप्शन ही आपको नहीं दे रखे, डायरेक्ट उसके बराबर में क्या दे रखा है, उसका आंसर दे रखा है। इससे बस ये मान लीजिए जल्दी जल्दी जो आपकी चीजें रहेगी वो चीज आपकी क्या हो जाएगी, रिवाइज हो जाएगी। पहला आ जाता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, कि भोजन लेने की जो प्रक्रिया है उनको क्या कहते हैं। सीधी सी बात है, किसी चीज को अंदर की साइड में ले रहे हैं, मतलब इन ले रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इजेशन बोलेंगे। क्या बोला जाता है, इजेशन बोला जाता है। अगला आ जाता है कि जो आपकी ह्यूमंस की लार होती है या ना स्लाइवा होता है, उस स्लाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, तो याद रखना स्लाइवा में स्लाइवरी एमाइलेज, जिसको क्या बोला जाता है, टाइलिन के नाम से भी जाना जाता है। चीज आपको पता होनी चाहिए।
अगला आ जाता है कि जो व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि जो मानव का जो स्लाइवा है उस स्लाइवा का पीएच क्या होता है, सॉरी ह्यूमन स्लाइवा, कि मानव का जो लार होता है उस लार का क्या होता है, पीएच कितना होता है। तो याद रखना 6.8 के समथिंग क्या होता है, पीएच होता है। बोले तो लाइटली क्या होता है, एसिडिक होता है। कैसा होता है, लाइटली आपका एसिडिक होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, सॉरी लाइटली एसिडिक होता है। आगे बात कर लेते हैं कि जो आपका जो हार्डेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का वो कौन सा होता है। तो याद रखना ह्यूमन बॉडी का जो हार्डेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, दांत की जो आपकी इनेमल वाली परत होती है, लेयर होती है, वो क्या होती है, हार्डेस्ट पार्ट होती है। जबकि बात करें कि जो आपका स्टमक होता है, इस स्टमक के द्वारा कौन सा आपका मतलब एंजाइम है, वो एंजाइम क्या होता है ना, जो एसिड है, सॉरी वो एसिड सिक्रेट होता है। तो वो एसिड कौन सा आ जाता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है, HCl होता है, वो क्या किया जाता है, सिक्रेट किया जाता है स्टमक के द्वारा। अगला आ जाता है कि जो आपका स्टमक होता है, इस स्टमक के अंदर जो आपका HCl एंजाइम है, इस HCl एंजाइम का फंक्शन क्या होता है। तो याद रखना ये क्या करता है, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया को किल करता है, और किल के साथ साथ में जो आपका पेप्सिन होता है उस पेप्सिन को क्या किया जाता है, एक्टिव करने का काम भी कौन करता है, आपके HCl के द्वारा किया जाता है। जबकि अगला आ जाता है कि विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू द स्टमक, कि स्टमक के अंदर कौन सा एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन के लिए इंपोर्टेंट होता है। तो याद रखना वो आपका कौन सा होता है, पेप्सिन रहता है। अगला आ जाता है कि व्हाट इज द सेमी डाइजेस्ट फूड इन द स्टमक कोल, मतलब यदि आपका जो स्टमक है उस स्टमक के अंदर जो आधा पचा हुआ जो फूड है यानी जो भोजन है, उस भोजन को क्या बोला जाता है। तो याद रखना उसको क्या बोला जाता है, चाइम बोला जाता है या काइम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसको चाइम बोला जाता है। लेकिन जब आप मुंह के अंदर जब उसमें लार मिक्स हो जाती है तो याद रखना उसको क्या बोला जाता है, बोलस बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है, बोलस बोला जाता है। जब आप कोई भी रोटी है उस रोटी का टुकड़ा खाते हैं और जब उसको माउथ के अंदर चबाते हैं, मस्टिगेट करते हैं, फिर उसमें जो लार मिक्स हो जाती है, अब उस फूड का नाम क्या हो जाता है, बोलस हो जाता है। क्या हो जाता है, उसका नाम बोलस हो जाता है। फिर वो बोलस जैसे स्टमक में जाता है, स्टमक के जाने के अंदर आपके जो अलग अलग तरह की जो चीजें होती है, अमल होते हैं, एसिड होते हैं, सारी चीज मिल जाते हैं, तो उसको आगे जाके क्या बोल देते हैं अपन, चाइम बोल देते हैं, बोले तो काइम बोल देते हैं। आगे बात करें तो आ जाता है कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है। तो याद रखना मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसको बोला जाता है, लीवर को बोला जाता है, बोले तो यकृत को बोला जाता है। अगला आ जाता है कि वेयर इज बाइल जूस प्रोड्यूस, कि जो आपका बाइल जूस होता है ये बाइल जूस प्रोड्यूस कहां होता है। तो याद रखना बाइल जूस प्रोड्यूस होता है ये तो लीवर के अंदर होता है, मतलब लीवर के द्वारा तो इसको प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन लीवर क्या होता है कि ये कहता है कि भाई मैं इसको स्टोर नहीं करूंगा, तो इसको स्टोर करने का काम कौन करता है, जो आपका गोल ब्लैडर रहता है ना, जो पित्ताशय होता है, वो क्या करता है, इस बाइल जूस को स्टोर करके रखता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो आ जाता है कि जो आपका वही क्वेश्चन आ गया कि बाइल जूस को स्टोर कौन करता है। तो बाइल जूस को स्टोर कौन करता है, जो आपका गोल ब्लैडर होता है यानी जो पित्ताशय होता है उसके द्वारा बाइल जूस को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। अगला आ जाता है कि विच ऑर्गन प्रीफॉर्म इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मतलब जो फैट का इमल्सिफिकेशन है वो फैट का इमल्सिफिकेशन कौन से रस के द्वारा किया जाता है या कौन से अंग के द्वारा जो रस निकलता है उसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखना लीवर के द्वारा बाइल जूस का सिक्रेशन होता है और फैट का जो इमल्सिफिकेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है, इसी बाइल जूस के द्वारा किया जाता है। अब देखिए जो आपका जो भी आपने खाना खाया है, जो भी आपने फैट ली है, वो फैट आपके कहां जाएगी, सबसे पहले आपके स्टमक में चली जाएगी। अब स्टमक के अंदर क्या होता है, थोड़ा बहुत मतलब मान लीजिए इतना सा हल्का सा क्या हो जाता है, फैट का इमल्सिफिकेशन, थोड़ा बहुत फैट है वो वहां पे टूट जाती है। लेकिन एक्चुअल के अंदर जो फैट का इमल्सिफिकेशन है वो जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है ड्यूडेनम, उस ड्यूडेनम के अंदर ही फैट का इमल्सिफिकेशन होता है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि फैट का इमल्सिफिकेशन मतलब क्या हो गया। इमल्सिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि भाई आपने जो भी रोटी खाई है, अब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, घी। एकदम देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूं, कोशिश करना। अब मान लीजिए कि आपने घर में कोई कटोरी है, उस कटोरी के अंदर या कोई भी आपकी बरनी है, कोई भी जार है, उसके अंदर घी प्रेजेंट था। अब वो चारों ओर उसकी जो लेयर है
मतलब जो भी आपने जिसके अंदर भी घी डाल रखा था उसके चारों ओर जमा हो रहा होगा। अब वहां पे डिटर्जेंट लेते हैं, उसके अंदर अपन डालते हैं, उसको घुमाते हैं। जब उसको घुमाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो अलग तरीके से, मतलब उसका जो कलर एकदम चेंज हो जाता है, व्हाइट व्हाइट सा हो जाता है, एकदम बाहर से फूल जाता है। तो वो चीज हो रही है, वो क्या कर रहे हैं, फेट का इमल्सिफिकेशन, मतलब उसको फेंटा लगा रहे हैं। वो क्या होता है, फेट का इमल्सिफिकेशन। ठीक ऐसे ही जो आपका बाइल जूस होता है, इस बाइल जूस के अंदर किसी भी तरह का एंजाइम नहीं होता है, और ये बाइल जूस किसके द्वारा निकलता है, आपके लीवर के द्वारा निकलता है। इसमें एंजाइम तो नहीं होते हैं, लेकिन इसमें ऐसी कैपेसिटी होती है कि भैया फेटा लगा के क्या करता है, फेट का इमल्सिफिकेशन कर देता है। इसलिए फेट का जो इमल्सिफिकेशन है, पूछ लिया जाए कहां पर होता है, तो ये आपके ड्यूडेनम वाले पार्ट में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट के अंदर। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ये जितनी भी चीज अपन पढ़ रहे हैं ना, इन सारी चीजों को डिटेल के अंदर, एक्सप्लेन के अंदर, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, जितने भी आपके सिस्टम है, जितना भी आपके सिलेबस में है लेब असिस्टेंट के, वो सारा का सारा अपन ने विथ थ्योरी विथ नोट्स हर एक चीज को डिटेल में पढ़ रखा है। इसीलिए ये आज अपन इतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। आज अपने सिर्फ रिवीजन क्लास है कि मान लीजिए आपने वो वाली भी क्लास नहीं देखी होगी ना, तो ये क्लास आप देख लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि विच ग्लैंड इज बोथ, मतलब एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन के रूप में कौन सी ग्रंथि होती है, अंतःस्रावी एंड बहिःस्रावी के रूप में। तो ये आपकी कौन सी होती है, जो पेनक्रियाटिक ग्लैंड होती है ना, जो आपका पेनक्रियास होता है, वो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में व्यवहार करता है। इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में यह भी आ जाए कि मिक्स्ड ग्लैंड किसको बोलते हैं, हेटेरोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन किसको बोलते हैं, तो ये आपके कौन आ जाता है, पेनक्रियास आ जाता है। अगला आ जाता है कि नेम ऑफ मिक्सचर या बोले तो कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कौन सा होता है, तो वो आपके जो पेनक्रियाज के द्वारा जो जूस निकलता है उसको पेनक्रियाटिक जूस बोला जाता है। वो आपका क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस होता है, या मिक्सर डाइजेस्टिव जूस इसको बोलते हैं। अगला आ जाता है कि भोजन का जो आप चीज खा रहे हैं उसका सबसे ज्यादा अवशोषण कहां पर होता है, तो याद रखना भोजन का सबसे ज्यादा जो अब्जॉर्प्शन होता है वो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाली पार्ट है, उस स्मॉल इंटेस्टाइन वाली पार्ट में क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक ऐसे ही पूछ लिया जाए कि फूड का सबसे ज्यादा जो डाइजेशन है वो डाइजेशन कहां होता है, तो वो भी आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन का, लेकिन जो पहला पार्ट होता है, ड्यूडेनम वाला पार्ट होता है, उसके अंदर फूड का सबसे ज्यादा क्या होता है, डाइजेशन होता है। क्यों, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट ड्यूडेनम है, वहां से जो पेनक्रियास के द्वारा जो जूस आ रहा है वो भी वहीं आके मिलेगा, डक्ट आके मिलेगी। लीवर से जो बाइल जूस की डक्ट आ रही है वो भी वहीं आके मिलेगी। इसके अलावा जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके जो एंजाइम है वो भी वही प्रेजेंट है। इसके अलावा जो आपके स्टमक से जो भी चीज आ रहा है उसमें HCl मिला है, हर एक चीज क्या होती है, सबसे पहले ड्यूडेनम में आती है। इसीलिए फूड का सबसे ज्यादा डाइजेशन है वो आपके ड्यूडेनम वाले पार्ट में होता है, ड्यूडेनम वाले पार्ट में होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला बात कर लेते हैं कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, छोटी आंत होती है, उसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोला जाता है, तो याद रखना उनको विलाई बोला जाता है, बोले तो विले, जिसको रसांकुर के नाम से अपन जानते हैं। अगला आ जाता है कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है, तो लगभग 6 से 7 मीटर तक क्या होती है, इसकी लंबाई होती है। अगला आ जाता है कि जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, इस लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है, वाटर को अब्जॉर्व करने का, यानी वाटर को, जल को अवशोषण करने का काम किसका रहता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन का रहता है। अगला आ जाता है कि बड़ी आंत में कौन सा अवशेषी अंग जुड़ा होता है, कि जो आपकी बड़ी आंत होती है उस बड़ी आंत का जो पहला पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है, जो आपका सिक्कम वाला पार्ट होता है, उससे कौन सा वाला पार्ट जुड़ा रहता है, तो याद रखना उससे कौन सा जुड़ा रहता है, आपका जो अपेंडिक्स वाला पार्ट है वो क्या होता है, इससे जुड़ा रहता है। अगले क्वेश्चंस की बात करें तो अगला आ जाता है कि विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन द कोलोन, कि कोलोन के अंदर कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है या जिसके द्वारा सिंथेसिस किस चीज का किया जाता है, तो याद रखना विटामिन के एंड विटामिन B12 क्या आ जाएगा, यहां पर आपका आंसर आ जाता है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़े तो अगला आ जाता है कि जो मतलब नेम द एंजाइम दैट जो कर्डल्स मिल्क इन इन्फेंट्स, यानी इन्फेंट्स यानी जो आपके बच्चे होते हैं, उन बच्चों में जो दूध को जमाने वाला जो एंजाइम है वो एंजाइम कौन सा होता है, तो याद रखना वो आपका कौन सा आता है,
रेनिन आता है। अगला आ जाता है कि प्रोटीन इज कन्वर्ट इनटू व्हाट आफ्टर डाइजेशन, कि जो पाचन के बाद में प्रोटीन होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखना प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो आपका अमीनो एसिड होता है, अमीनो एसिड होता है उसके अंदर क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। अगला आ जाता है जो आपका कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर इन द लीवर इज, कि लीवर के अंदर जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो किसके रूप में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, किसके रूप में जमा हो जाता है। तो याद रखना किसके रूप में, जो आपका ग्लाइकोजन होता है, इस ग्लाइकोजन के रूप में क्या हो जाता है, ये स्टोर हो जाता है। जब भी शरीर को जरूरत पड़ती है तो ये ग्लाइकोजन किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, ये आप सबके सब मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, तो अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला आ जाता है कि जो एक अडल्ट होता है या ना जो एक वयस्क मानव होता है उसका जो दंत सूत्र होता है वो आखिरकार क्या होता है। तो दंत सूत्र क्या होता है आपका 21-23, क्या होता है 21-23, 21-23 हो जाता है। तो इसमें ये तो क्या आ जाते हैं आपके इंसीजर आ जाते हैं, ये आपके क्या आ जाते हैं कैनाइन आ जाते हैं, ये आपके क्या आ जाते हैं प्रीमोलर आ जाते हैं, ये आपके क्या आ जाते हैं मोलर आ जाते हैं। बोले तो कृतनक आ जाते हैं, रदनक आ जाते हैं, अग्न चौनक आ जाते हैं, और आपके क्या आ जाते हैं चौनक, आपके क्या आ जाते हैं दांत आ जाते हैं। ये जिस टाइम पे टिथ मैंने आपको बताया था उस टाइम पे सारी चीज मैंने अच्छे से डिटेल के अंदर आपको एक्सप्लेन करके बताती थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जो छोटे बच्चे होते हैं या बोले जिसको अपन दूध वाले दांत बोलते हैं, ये कितने प्रेजेंट होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है पूछ लिया जाए तो याद रखना टोटल कितनी होती है, इनकी संख्या 20 होती है। चलिए आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 26। 26वां क्वेश्चन आ जाता है कि विच सेल सिक्रेट इंसुलिन, कि जो इंसुलिन का स्रवण होता है ये कौन सी सेल्स के द्वारा किया जाता है। तो इंसुलिन का जो सिक्रेशन होता है वो याद रखना जो आपकी बीटा सेल होती है पेनक्रियास की, उनके द्वारा इंसुलिन का सिक्रेशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भोजन को जो आपकी श्वास नली होती है, कि मतलब जो आपकी विंड पाइप होती है, जो आपकी श्वास नली होती है उसमें फूड को जाने से कौन प्रिवेंट करता है। तो वहां पर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको एपिग्लोटिस बोला जाता है। यानी जब भी आप कई बार खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उस टाइम पे आपने देखा होगा कि आप जिस टाइम अचानक पानी पीते टाइम पे किसी से बात कर ली, खांसी आ गई, तो क्या होता है कि आपको मतलब वो जो चीज है, मतलब जो भी खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, वो आपकी श्वास नली में चले जाती है, जिसके कारण क्या जाती है आपको खांसी आ जाती है। तो जो चीज आप खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, क्योंकि यहीं पे क्या है आपकी श्वास नली भी है, यहीं पे आपकी क्या इसोफेगस भी है, तो दोनों के दोनों साथ में है। तो भाई जो चीज खा रहे हैं वो कहीं श्वास नली में ना चला जाए, उसके लिए क्या होती है एक कार्टिलेज क्या होता है प्रेजेंट होता है, उसको क्या बोला जाता है आपका एपिग्लोटिस बोला जाता है। चलिए आगे बात करें तो जो ग्रसनी होती है उस ग्रसनी में भोजन की गति क्या कहलाती है, कि अब ग्रसनी के अंदर जो आपका फूड जाता है तो उसको पेरिस्टाइलिसिस की जो प्रोसेस होती है बोली जाती है, जिसको बोले क्रमानुकुंचन अपन बोलते हैं। कि जो आपकी फेरिंग्स, जो भी आपने खाना खाया तो वहां पे क्या होती है, मान लीजिए कि आपकी फेरिंग्स है, इस फेरिंग्स के अंदर ये चिपकी हुई रहती है, जैसे जैसे फूड जाएगा तो ये इस तरह से मतलब फूड नीचे जाता जाएगा और इस तरह से आपको दिखेगा, मतलब ये प्रोसेस जो फूड यहां से जाएगा ये क्या कहलाता है, ये प्रोसेस पेरिस्टाइलिसिस की प्रोसेस कहलाती है। अगला आ जाता है कि वसा किस में टूटती है, कि मतलब जो आपकी फैट्स होती है, फैट किसके अंदर ब्रेक डाउन होती है। तो याद रखना फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर जो आपकी फैट है ये फैट टूट जाती है। अगला आ जाता है जो बिलिरुबिन है एंड बिलिरुबिन है, ये कहां पर आपको देखने को मिलता है। तो याद रखना ये आपको कहां देखने को मिलता है, जो आपका बाइल जूस होता है, और बाइल जूस कहां से सिक्रेट होता है, आपके लिवर के द्वारा सिक्रेट होता है। एंड बाइल जूस में क्या प्रेजेंट होता है, जो वर्णक है, जो पिगमेंट है, वो कौन से होते हैं पूछ लिया जाए तो वो पिगमेंट कौन से होते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, ये दोनों के दोनों पिगमेंट आपके बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं। अगले क्वेश्चन के साइड में बढ़े तो अगला क्वेश्चन आ जाता है कि विच पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन इज द शॉर्टेस्ट, कि जो आपकी आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है। तो आंत का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, आपका ड्यूडेनम होता है, ग्रहणी वाला पार्ट होता है। और ग्रहणी किसका पार्ट है, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका पहला पार्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। तो स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करने वाले एंजाइम को स्लाइवरी एमाइलेज या जिसको अपन टाइलिन एंजाइम बोलते हैं, वो क्या होता है।
आगे आ जाता है भोजन और वायु का सामान्य मार्ग कौन सा होता है, मतलब जो फूड एंड एयर होता है इसका कॉमन पाथवे कौन सा होता है, कॉमन पैसेज क्या होता है, जो आपकी फेरिंग्स होती है। तो याद रखना जो आपकी फेरिंग्स है इस फेरिंग्स को फूड एंड एयर दोनों का क्या बोला जाता है, कॉमन पाथवे बोला जाता है। अगला आ जाता है कि जो आपका स्टमक है इस स्टमक के अंदर जो आपका HCl है ये HCl कौन सी सेल के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। तो याद रखना जो स्टमक के अंदर ऑक्जेंटिक जिसको पेराइटल सेल बोला जाता है उसी के द्वारा क्या होता है, जो आपका HCl होता है बोले तो हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है ये क्या किया जाता है, यहां से सिक्रेट होता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है जो आपका ग्लूकोज है एंड जो ग्लूकोज है, जब दो ग्लूकोज आपस में मिल जाएंगे तो किस चीज का निर्माण करेंगे, किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे, तो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज मिलके जो आपका माल्टोज है इस माल्टोज का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। अब पूछ लिया जाए कि माल्टोज किस में टूटता है, तो माल्टोज ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में टूटता है। इस तरीके से क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बन सकता है, आंसर से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला आ जाता है कि जो आपका ग्लूकोज है एंड जो आपका ग्लेक्टोज है ये दोनों मिलके किसका निर्माण करते हैं, आपके लेक्टोज का निर्माण करते हैं। किसका, लेक्टोज का। अब पूछ लिया जाए लेक्टोज किस में टूटता है, तो लेक्टोज सीधी सी बात है ग्लूकोज एंड ग्लेक्टोज के अंदर क्या हो जाता है, आपका टूट जाता है। आगे बात करें ऐसे ही जो आपका ग्लूकोज एंड जो आपका फ्रक्टोज है ये दोनों किस में टूटते हैं, तो ये दोनों मिलके किसका निर्माण करते हैं, ये आपके सुक्रोज बना लेते हैं। अब सुक्रोज किस में टूटता है, तो सुक्रोज आपका फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज में टूट जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के भी एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। अगला आ जाता है कि येलो कलर ऑफ स्टूल ड्यू टू, कि जो आपका मल होता है उसका जो येलो कलर है वो क्यों होता है, किस चीज के कारण होता है, तो वो आपका बिलिरुबिन जो वर्णक होता है, जो पिगमेंट होता है, जो बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो लीवर से सिक्रेट होता है, उसके कारण आपके स्टूल का कलर कैसा होता है, येलो कलर हो सकता है। आगे बात करें कि जो आपको मान लीजिए यदि जॉइंडिस हो जाता है, यदि आपको पीलिया हो जाता है, तो पीलिया हो रहा है तो उससे कौन सा अंग आपका प्रभावित हुआ है, कौन सा आपका ऑर्गन है वो अफेक्ट हुआ है, तो वो कौन सा होता है, लीवर। यदि आपका यकृत है यानी जो लीवर है उसके अंदर किसी भी तरह की कोई भी मतलब प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको क्या हो सकता है, पीलिया हो सकता है। और पीलिया के अंदर ही क्या होता है, जो बिलिरुबिन है इनकी ये जो वर्णक है इनकी मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, ज्यादा सिक्रेट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो आपके हाथ हो गए, पांव हो गए, ये आपने देखा होगा कि लाल कलर के मतलब येलो कलर क्या हो जाती है आपकी बॉडी के ऊपर आपको देखने को मिलता है। अगला आ जाता है कि जो एक वयस्क होता है उसमें यकृत का वजन कितना होता है, तो याद रखना एक वयस्क मानव होता है उसके अंदर यकृत का वजन कितना होता है, लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम तक क्या होता है, यकृत का वजन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आ जाता है जो आपकी कुफर कोशिकाएं होती है ये कौन से ऑर्गन के अंदर पाई जाती है, तो याद रखना जो कुफर सेल्स होती है ये किस में देखने को मिलती है, जो आपका यकृत होता है यानी जो लीवर होता है उसके अंदर ये कुफर सेल्स प्रेजेंट होती है। ये कुफर सेल्स आखिरकार करती क्या है, तो याद रखना जो आपकी कुफर सेल्स होती है ये एक तरह से मान लीजिए कि आपकी लीवर की सफाई कर्मचारी वाली सेल्स होती है। मतलब कोई भी पैथोजन आ गया, बैक्टीरिया आ गया, कोई भी सेल होगी, उनको मारना हो, हटाना हो या इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है, इन सबसे रिलेटेड कौन सी सेल होती है, आपकी कुफर सेल्स होती है। बस इतना पूछा जाएगा कि कुफर सेल्स कहां पर प्रेजेंट होती है, तो कुफर सेल्स किसमें प्रेजेंट होती है, जो आपकी लीवर होता है उस लीवर के अंदर प्रेजेंट होती है। अगला आ जाता है कि कौन सा एंजाइम है जो फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, वसा को पचाने वाले एंजाइम का नाम बताइए। तो वसा को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, आपका लाइपेज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करें तो जो आपका लीवर है इस लीवर की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो किसको बोला जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि लीवर की स्ट्रक्चरल यूनिट किसको बोला जाता है, तो जो आपकी हिपेटिक लोब्यूल्स होती है यानी यकृत पालियां होती है इनको क्या बोला जाता है, लीवर की स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाता है, संरचनात्मक इकाई बोला जाता है लीवर की। अगला आ जाता है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, तो प्रोटीन की कमी से कौन सा होता है, आपका मर्मस नामक डिजीज है, ये डिजीज आपको हो सकती है।
अब अगला जो क्वेश्चन है वो आ जाता है कि जो आपकी म्यूकस होती है, स्टमक की जो म्यूकस होती है, इसका आखिरकार रोल क्या रहता है। तो स्टमक के अंदर जो म्यूकस रहती है, इसका रोल क्या रहता है कि जो स्टमक की जो अंदर की लाइनिंग है ना, जो लेयर है, उस लेयर को HCl से बचाने का काम है, वो किसका होता है, आपकी म्यूकस लेयर का होती है। अब कभी कभी आपने ये देखा होगा कि कभी कभी आप बाहर का कुछ ज्यादा खाना खा लेते हैं, ऑयली खा लेते हैं, तो आपके स्टमक में थोड़ी सी आपको एसिडिटी सी महसूस होती है। तो वो एसिडिटी से महसूस होने का मतलब क्या हो जाता है कि देखिए, कभी कभी तो देखिए, थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा टॉपिक से अलग सी बात अपन करते हैं। कभी आपने देखा होगा कि कभी आप इतना सारा खाना खा लेते हैं कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता, कि हर कुछ ही खा लिया, ये भी चीज खा ली, ये भी चीज खा ली, वो भी चीज खा ली, हर एक चीज खा ली, आराम से डाइजेस्ट हो जाती है, किसी भी तरह की कोई भी एसिडिटी नहीं हो जाती है। लेकिन 10 में से क्या होता है, एक दिन ऐसा हो जाता है कि आपको कोई ना कोई क्या होने लग जाएगी, प्रॉब्लम होने लगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी एक आधे दिन, कि आपने उतना ही खाना खाया लेकिन अब आपको एसिडिटी महसूस हो रही है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या होता है, जो आपका स्टमक होता है, ये आपका क्या है, स्टमक है, सीधी सी बात है। इस स्टमक की ये जो अंदर के साइड में लाइनिंग है, इन लाइनिंग भी क्या होती है, चेंज होती रहती है। कि मतलब एक टाइम ऐसा रहता है, उस टाइम पे कंप्लीट रूप से प्रिपेयर रहती है, फिर धीरे धीरे क्या होती है, क्योंकि सीधी सी बात है HCl है, तो इस लाइनिंग को भी तो तोड़ेगा ना। तो ये लाइनिंग क्या होती है, जिस टाइम पे ये, जिस दिन आपको ये लगे कि भाई अब अपन को क्या हो रही है, थोड़ी एसिडिटी सी महसूस हो रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि आपने जो भी खाना वगैरह खाया है उससे क्या हो रही है, मतलब ये मान लीजिए कि जो आपकी स्टमक की जो म्यूकस वाली लेयर है, इसमें किसी न किसी तरह की कोई ना कोई प्रॉब्लम हुई है। तो चलिए फिर आगे बात करें। चलिए फिर अब अपना आगे देख लेते हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 आपका ये बोल रहा है कि जो आपका बाइल होता है, ये बाइल रिलीज होता है, ये रिलीज होने के लिए कौन इसको स्टिमुलेट करता है। तो एक हार्मोन होता है जिसका नाम है CCK हार्मोन। ये क्या करता है, बाइल को निकलने के लिए क्या करता है, प्रेरित करने का काम करता है। अगला आ जाता है कि स्पिंचर ऑफ ओडी होता है, ये आखिरकार कहां पर प्रेजेंट होता है। तो स्पिंचर ऑफ जो ओडी होता है, ये जो आपका यकृत हो गया है ना, जो आपका हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट होता है, उस हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट का ये एक दूसरा नाम है, जिसको क्या बोला जाता है, स्पिंचर ऑफ ओडी बोला जाता है। ये जिस टाइम पे अपने वीडियो लेक्चर्स लिए थे, तब मैंने ये सारी की सारी चीजें आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर दी थी। बस आज अपना क्या है, ये क्विक रिवीजन है, तो इसमें अपन क्विक रिवीजन की तरह ही इनको पढ़ रहे हैं। अगला जाता है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, कि जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, आहर नाल होती है, इसका सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है। तो याद रखना, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट कहां से होती है, माउथ से स्टार्ट होती है, और एनस तक का जो भी पूरा का पूरा पार्ट है, इसमें जितने भी आ गया, आपके स्टमक आ गया, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन आ गई, लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, ये सब के सब किस में आ जाते हैं, आपकी जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही ये सारी चीजें आ जाती हैं। और इन तीनों के अंदर से सबसे बड़ी कौन सी होती है, तो वो आपकी कौन सी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अगला आ जाती है कि जो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है, वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट कहां से हो जाता है। तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो आपका माउथ है, माउथ से ही आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन स्टार्ट हो जाता है। आपने देखा होगा, जो भी आप चीज खाते हैं, यदि माउथ के अंदर उसको घुमाते रहते हैं, तो थोड़ी देर में उसका जो मतलब स्वाद है, वो कैसा हो जाता है, मीठा हो जाता है। मतलब जो आपका एमाइलेज एंजाइम होता है, वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट। देखिए, स्टार्च का पाचन होता है ना, जो थोड़ा बहुत आपको खाना मीठा लगता है, ये चीज है। तो हल्का बहुत जो डाइजेशन है, वो आपके कहां होता है, माउथ। तो ओवरऑल बात करें तो माउथ के अंदर ही क्या हो जाती है, डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है, वो क्या होने हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। और सबसे पहले किसका होता है, पूछ लिया जाए तो आपके कार्बोहाइड्रेट का होता है। अगला आ जाता है कि जो आपका डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन, कि मतलब प्रोटीन का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन कहां से होता है, जो आपका अमाशय होता है, वहां से स्टार्ट होता है। और कौन करता है, जो आपका पेप्सिन वगैरह आपने अभी देखा था ना, वो पेप्सिन क्या कर देता है, यहां से अमाशय के अंदर जो आपका प्रोटीन है, इस प्रोटीन का स्टार्ट है, मतलब डाइजेशन है, ये डाइजेशन यहां से स्टार्ट कर देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला आ जाता है कि जो आपका ग्लिंसन कैप्सूल होता है, ये आखिरकार कहां देखने को मिलता है। तो जो आपके ग्लिंसन कैप्सूल होते हैं, ये कहां देखने को मिलते हैं, जो आपका लीवर होता है, यानी जो आपका यकृत होता है, उसमें आपको ग्लिंसन कैप्सूल देखने को मिल जाते हैं। अगला आ जाता है कि पेयर ऑफ पैच
का क्या काम रहता है, कि मतलब क्या प्रोड्यूस करते हैं पेयर ऑफ पेचेस। तो पेयर ऑफ पेचेस किसको प्रोड्यूस करते हैं, जो आपकी लिम्फोसाइट्स होती हैं, इन लिम्फोसाइट्स को क्या करते हैं, पेयर ऑफ पेच क्या करते हैं, आपके उत्पादित करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ये पेयर ऑफ पेच वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको जिस टाइम पे डाइजेस्टिव सिस्टम वाली अपने क्लास से ली थी, उस टाइम पे मैंने आपको इसको स्टार लगाया था कि इसको थोड़ा सा आप अच्छे से देखिएगा। अब आप मेरे को ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो पेयर ऑफ पेच है, ये आखिरकार कहां देखने को मिलते हैं, स्टमक में देखने को मिलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलते हैं, या आपके लार्ज इंटेस्टाइन वाले पार्ट में देखने को मिलते हैं, जो आपके पेयर ऑफ पेच रहते हैं। इसके अलावा अब सीधी सी बात है, लिम्फोसाइट से होते हैं ये, तो मतलब इसका मतलब ये इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो रहेगा। अब थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब मेरे को आप ये चीज कमेंट बॉक्स में बताते जाइए। चलिए, अगला आ जाता है कि दांत का कौन सा भाग होता है, वो आपको दांत का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो दांत का जो भाग अपन को दिखाई देता है, वो सीधी सी बात है, जो आपका क्राउन वाला पार्ट है, जो आपने व्हाइट व्हाइट आप दांत देख रहे होंगे, ये क्या होता है, आपका क्राउन वाला पार्ट होता है, जो अपन को क्या है, इजीली दिखाई दे जाता है। और इसी के ऊपर क्या होती है, एक परत प्रेजेंट होती है, जिसको क्या बोला जाता है, इनेमल की परत बोला जाता है। आगे बात करते हैं कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, पहला डुडेनम, जजनम एंड आपका इलियम। कौन सा आ गया, डुडेनम, जजनम, इलियम, ये क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के। अगला पार्ट आ जाता है कि अब्जॉर्प्शन ऑफ एल्कोहल ओकर मेनली इन, की जो आपका शराब होता है, इस शराब का अवशोषण मुख्य रूप से, आप जो मदिरा पीते हैं ना, जो एल्कोहल पीते हैं, उसका अवशोषण सबसे पहले कहां होता है, तो याद रखना उसका सबसे पहले अवशोषण कहां होता है, जो आपका स्टमक होता है, जो आपका अमाशय होता है, उसके अंदर सबसे पहले इसका अवशोषण होता है। अगला आ जाता है कि जो आपका आंत है, मतलब जो इंटेस्टाइनल जूस है, इस इंटेस्टाइनल जूस को एक नाम से और जाना जाता है, जिसका नाम है सकर्स इंट्रिकस। तो याद रखना, पूछ लिया जाए कि सकर्स इंट्रिकस होता है, ये किसका एंजाइम है, तो याद रखना जो आपकी आंज है, या बोले तो जो आपका इंटेस्टाइनल जूस है, इसी का ही दूसरा नाम है सकर्स इंट्रिकस। ये चीज आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन ये थोड़ा सा फंस जाता है। अगला आ जाता है कि भाई जो आपका बाइल होता है, इस बाइल के अंदर क्या किसी भी तरह का कोई एंजाइम होता है, ये कथन, ये जो चीज है, ये सही है या गलत है, तो याद रखना ये चीज बिल्कुल सही है कि जो आपका बाइल होता है ना, जो बाइल जूस होता है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी एंजाइम नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि अपन ने बात की थी कि लीवर की बात करें तो बाइल जूस कहां से सिक्रेट हो रहा है, लीवर से हो रहा है। अब लीवर के द्वारा किसी भी तरह का कोई भी एंजाइम सिक्रेट नहीं हो रहा है, यहां पे सिक्रेट क्या हो रहा है, बाइल जूस क्या होता है, यहां पर सिक्रेट होता है। तो लीवर किसी भी तरह का एंजाइम का सिक्रेशन नहीं करता है। ओवरऑल बोले तो बाइल के अंदर किसी भी तरह का एंजाइम है, वो एंजाइम आपको नहीं देखने को मिलेगा। बस ये क्या कर देता है, थोड़ी सी जो प्रोसेस होती है, ज्यादातर काम क्या रहता है बाइल जूस का, जो फेट का इमल्सिफिकेशन है, यानी वसा का जो पायरेसीकरण है, उसके अंदर ही बाइल का क्या रहता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगला आ जाता है कि जो आपका वोमिटिंग सेंटर होता है, वो कहां पर प्रेजेंट होता है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि वोमिटिंग सेंटर कहां पर प्रेजेंट होता है। तो वोमिटिंग सेंटर कहां पर प्रेजेंट होता है, कहां पर लोकेटेड होता है, जो आपका मेडुला ओब्लांगेटा होता है, उसको क्या बोला जाता है, वोमिटिंग सेंटर, वोमिटिंग केंद्र के नाम से या वमन केंद्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। अगला आ जाता है कि यकृत में अत्यधिक वसा जमा होने की जो प्रोसेस है, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको फैटी लीवर बोला जाता है। सीधी सी बात है कि भाई आपका फेट है, मतलब जो फेट है वो लीवर के अंदर यदि ज्यादा जमा हो रही है, तो किस में जमा हो रही है, लीवर में हो रही है, क्या जमा हो रही है, फेट हो रही है, तो उसको क्या बोल देंगे, फैटी लीवर बोल देंगे। चलिए, अगला आ जाता है कि यदि आपका जो यकृत है, इसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है, बोले तो यकृत के अंदर सूजन हो रही है, इसको क्या बोला जाता है, हिपेटोटाइसिस बोला जाता है। तो याद रखना, हिपेटाइटिस किसको बोला जाता है, यदि लीवर के अंदर क्या हो रही है, आपकी स्वेलिंग हो रही है, बोले तो इन्फ्लेमेशन होता है। अगला आ जाता है कि जो आपका स्टमक होता है, इस स्टमक का आकार कैसे होता है। तो याद रखना, जिस टाइम पे आपका स्टमक खाली रहेगा, उस टाइम पे तो आपके स्टमक का आकार कैसा रहेगा, जो अंग्रेजी का अल्फाबेट जे है, इसके जैसी क्या रहेगी, आपका इसका आकार रहेगा, इसका शेप रहेगा। लेकिन यही स्टमक के अंदर आपने भर भर के डाल लिए पिज्जा, बर्गर, हर एक चीज जो मिली, इधर से आया ये डाल दिया, इधर से आया ये डाल दिया, उस टाइम पे आपके स्टमक का जो शेप है वो जे नहीं होके कैसा हो जाता है, इनरेगुलर हो जाता है। तो बस यहां पे यही पेच है, यही वर्ड है, इसको अंदर याद रखना कि यदि ये पूछ लिया जाए, मान लीजिए आपका स्टमक खाली है,
क्वेश्चन क्या आ सकता है, मान लीजिए आपका स्टमक खाली है तो आपके स्टमक की शेफ कैसी रहेगी। अब आपका स्टमक खाली है तो आपके स्टमक की शेफ कैसी रहेगी, ये रहेगी। यही पूछ लिया जाए कि आप शादी विवाह में गए, आप कहीं खाना खाने गए, आपने अंधाधुंध तरीके से अपना पेट भर लिया, अब बताइए कि आपके स्टमक की शेफ कैसी रहेगी। तो उस टाइम पे आपके स्टमक की शेफ कैसी रहती है, इनरेगुलर रहती है, अनियमित रहती है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी तरह की कोई फिक्स शेफ है वो उस टाइम पे आपको नहीं देखने को मिलेगी। अगला आ जाता है कि ट्रिप्सोजान होता है आपका, इसको कौन सा एंजाइम होता है वो सक्रिय करता है। जो ट्रिप्सोजन होता है आपका, इसको कौन सा एंजाइम सक्रिय करता है, तो वो आपका एंटेरोकाइनेज होता है। कौन सा, एंटेरोकाइनेज होता है। ये ट्रिप्सिनोजन को क्या करता है, ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। अगला आ जाता है कि न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड पर कौन सा एंजाइम होता है वो कार्य करता है। तो याद रखना, न्यूक्लिक एसिड पे कौन सा एंजाइम कार्य करता है, जो आपका न्यूक्लियस होता है। अगला आ जाता है कि जो आपका वर्मीफोरम, जो आपकी अपेंडिक्स होती है, वो कहां से निकलती है, कौन से पार्ट से निकलती है। तो याद रखना, जो आपका सिक्कम वाला पार्ट होता है। देखिए ये आपकी क्या थी, स्मॉल इंटेस्टाइन थी। इस स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट तो कौन सा था, आपका इलियम वाला पार्ट था। अब यहां से क्या होती है, आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या हो जाती है, यहां से आपकी स्टार्ट हो जाती है। यहां से क्या होती है, ऐसे एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, वो यहां से लटकी हुई रहती है। ये जो चीज लटकी हुई है, इसी को क्या बोला जाता है, अपेंडिक्स बोला जाता है। इसके अलावा ये सिकम वाला पार्ट है, ये इलियम वाला पार्ट है। तो यहां पर भी एक वॉल्व प्रेजेंट रहता है। इस वॉल्व को क्या बोला जाता है, इलियोसिकल वॉल्व के नाम से भी जाना जाता है। तो बस इतना याद रखना है आपको कि जो वर्मीफोरम अपेंडिक्स है ये वाली, ये कहां से निकलती है, तो ये आपका जो सिकम वाला पार्ट होता है, इसको अंधनाल भी बोला जाता है ना, ब्लाइंड सेक के नाम से भी जाना जाता है, ब्लाइंड पॉइंट के नाम से जाना जाता है। क्यों ब्लाइंड पॉइंट किसको बोला जाता है, जिसकी एक ही ओपनिंग होती है। तो यहाँ पे दूसरी ओपनिंग तो क्या है, क्लोज है, एक ही यहाँ पे ओपनिंग होती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अंधनाल के नाम से भी जाना जाता है, जो आपके सिक्कम होती है। ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल्स के अंदर जो अपने लेक्चर बना रखे हैं, उन लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बता रखी है। आगे बात करें तो आ जाता है कि मानव शरीर का सबसे जो कठोर है, सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, वो कौन सा होता है। तो याद रखना, वो आपका कौन सा होता है, इनेमल रहता है। दांत का जो इनेमल होता है वो सबसे कठोरेस्ट आपका पार्ट होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़े तो आ जाता है कि जंतुओं में ग्लूकोज किसके रूप में संचित होता है, कि जो आपका ग्लूकोज होता है वो एनिमल्स में किस फॉर्म के अंदर स्टोर होता है। तो जिस फॉर्म में स्टोर होता है वो किसके रूप में होता है, जो आपका ग्लाइकोजन होता है। मतलब आप जो भी चीज भर भर के खा लेते हैं, अपने शरीर को जितना उस भोजन से ग्लूकोज की जरूरत रहती है उतना शरीर को मिल जाता है। अब बाकी का जो एक्स्ट्रा बच गया उसको क्या किया जाता है, ग्लाइकोजन के रूप में क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। अब ये जो ग्लाइकोजन है ये किस टाइम पे काम आएगा, ये उस टाइम पे काम आएगा जब आपने फास्ट कर रखा है या आपने काफी ज्यादा आप मेहनत कर रहे हैं। उस टाइम पे आपके शरीर को किसकी जरूरत है, एनर्जी की जरूरत है। तो उस टाइम पे क्या होता है, ये ग्लाइकोजन किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। अगला आ जाता है कि कान के पास में कौन सी लार ग्रंथि होती है, वो आपकी स्थित होती है। तो लार ग्रंथि आप सबको पता है कितनी होती है, आपकी 3 आपकी लार ग्रंथि होती है। जो कान के पास में प्रेजेंट होती है उसको पेरोटिड लार ग्रंथि बोला जाता है। ये आपका कौन सा होता है, मैंडिबुलर रीजन होता है। तो सब मैंडिबुलर किसको बोला जाएगा, जो आपका मैंडिबुलर यहाँ पे जो आपकी लार ग्रंथि प्रेजेंट रहेगी उनको सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि बोला जाएगा। मतलब ये मैंडिबुल वाला रीजन है, इसको सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि बोलेंगे। अब तीसरी आ जाती है सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल कौन सी होती है, सीधी सी बात है, लिंगुआ किसको बोला जाता है, जीभ को बोला जाता है, मैंने आपको बताया था। तो ये जो जीभ होती है, जीभ के पास में जो आपकी स्लाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है उसको सब लिंगुअल स्लाइवरी ग्लैंड बोला जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको तीनों की तीनों स्लाइवरी ग्लैंड है उनके बारे में बता दिया। पहली स्लाइवरी ग्लैंड पेरोटिड, पेरोटिड किससे रिलेटेड होता है, कान से। तो यहां पर जो भी आपने देख रहे होंगे, आपको उभरा उभरा दिखाई दे रहा होगा, हाथ लगा के एक बार ट्राई कीजिए। ये जो आपकी ग्लैंड है इनको क्या बोला जाता है, पेरोटिड ग्लैंड बोला जाता है। फिर यहां पर आपकी क्या होती है, 2 ग्लैंड प्रेजेंट होती है। यहां पे भी आप गौर से देखेंगे तो कुछ आपको उभरा हुआ भाग दिखेगा। यहां पर ये जो 2 प्रेजेंट है, ये सीधी सी बात है, पेयर में प्रेजेंट होती है। नंबर में तो 2 हो गई, पेयर में कितनी होती है, एक आपकी प्रेजेंट होती है। ठीक ऐसे ही ये कौन सी होगी, आपकी सब मैंडिबुलर होगी। अब जो आपकी जीभ है, जीभ को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो अंदर के साइड में आपको यहां पे भी देखने को मिलेगी। वो कौन सी होती है, आपकी सब लिंगुअल होती है। तो ये सब कितनी होती है, आपके पैर के अंदर प्रेजेंट होती है। वैसे बात करें
तो टोटल नंबर में तो 6 हो जाती है, और वैसे कितनी हो जाती है, 3 आपकी जोड़ी हो जाती है, जो आपकी कौन सी होती है, सलाइवरी ग्लैंड होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो जो बूनर ग्लैंड रहती है इसका आखिरकार क्या काम रहता है। तो बूनर ग्लैंड का काम क्या रहता है, जो आपकी क्षारीय श्लेष्मा को क्या करना है, स्त्रावित करने का, सिक्रेट जो एल्केलाइन म्यूकस होता है, इस म्यूकस को सिक्रेट करने का काम किसका रहता है, जो आपकी बूनर कोशिकाएं रहती है, इन बूनर सेल्स का रहता है। अगला आ जाता है कि दूध के दांतों में कौन सा दांत नहीं होता है, कि जिस टाइम पे आप छोटे बच्चे थे उस टाइम पे आपके कौन से दांत नहीं थे, तो याद रखना उस टाइम पे जो आपका मोलर वाले दांत होते हैं, कौन से, जो आपके मोलर वाले दांत होते हैं, मिल्की टीथ होते हैं, उसमें मोलर वाले दांत आपके प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि मोलर वाले दांत क्या होते हैं, आपके एक बार आते हैं, स्पेशली कौन सा, जो आपका थर्ड मोलर होता है, जिसको क्या बोला जाता है, विजडम टीथ के नाम से भी जाना जाता है, यानी अक्कल वाली दाढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला आ जाता है कि माल्टोज को पचाने वाला कौन सा एंजाइम होता है, तो माल्टोज को पचाने वाला जो एंजाइम होता है उसको माल्टेज एंजाइम के नाम से जाना जाता है। मतलब माल्टोज को पचाने वाला एंजाइम कौन सा रहेगा, आपका माल्टेज एंजाइम रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अग्नाशय कौन से हार्मोन स्रावित करता है, कि पेनक्रियास सिक्रेट विच हार्मोन, की पेनक्रियास के द्वारा कौन से हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं, तो पेनक्रियास के द्वारा जो आपका इंसुलिन होता है एंड जो आपका ग्लूकेगोन हार्मोन होता है, ये किया जाता है, सिक्रेट किया जाता है। अगला बात कर लेते हैं कि जो आपका क्लोन रहता है, इस आपका जो क्लोन आ गया, जो आपकी कोलन रहती है, इसका मेन काम क्या रहता है, ये किसका होता है, कोलन वाला पार्ट, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है, वो पार्ट कौन सा होता है, आपका कोलन वाला पार्ट होता है। इसका मेन काम क्या रहता है, जो आपका वाटर हो गए एंड जो आपके मिनरल हो गए, इनको ऑब्जर्व करने का जो काम रहता है, वो किसका रहता है, आपके कोलन वाले पार्ट का रहता है। अगला आ जाता है इलियम और सिकल के अंदर जो वोल्व प्रेजेंट रहता है, वो कौन सा होता है, उस वोल्व को इलियोसिकल वोल्व बोला जाता है। इलियोसिकल अभी थोड़ी देर पहले आई थिंक मैंने आपको बताया था कि ये आपका कौन सा होता है, मान लीजिए आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाला पार्ट कौन सा आ जाता है, इलियम। ये लार्ज इंटेस्टाइन का आपका जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, इसको क्या बोला जाता है, सिकम। तो यहाँ पे जो वोल्व प्रेजेंट होता है, इन दोनों के समान में ये वोल्व दिया गया है, इलियोसिकम वोल्व इसको बोलते हैं, दोनों को कंबाइंड रूप से। अगला आ जाता है कि लैक्टोज न पच पाने की स्थिति को क्या बोला जाता है, तो लैक्टोज नहीं पच पाने वाली स्थिति को क्या बोला जाता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई भी आपको कुछ बोले जा रहा है तो आप क्या है, टॉलरेंस नहीं कर पाते, वो आप क्या बोलते हैं कि भाई मेरे सहन शक्ति नहीं है, मेरे से टॉलरेंस नहीं हो रहा है। तो वैसे ही यदि आपकी जो लैक्टोज है यदि पच नहीं पा रही है, तो इस कंडीशन को क्या बोल देंगे, लैक्टोज इंटॉलरेंस के नाम से जाना जाता है। अगला आ जाता है कि आपका जो अर्जेटाफिन होता है सेल्स, ये कहां पर प्रेजेंट होती है, तो ये आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, उस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट होती है। एलिमेंट्री कैनाल ऐसे नहीं है कि आपकी काफी बड़ी है, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट हो रही है एंड आपके एनस तक जा रही है। और विशिष्ट रूप से यदि अपन बात करें तो ये सेल कहां देखने को मिलेगी, छोटी आंत होगी, अपेंडिक्स होगी, आपकी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होगी, यहां पर क्या होती है, आपको ये जो अर्जेंटिफाइन सेल्स होती है, ये आपको यहां पर देखने को मिल सकती है। ओवरऑल बात करें तो कहां देखने को मिलेगी, जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल होती है, उस एलिमेंट्री कैनाल को के अंदर आपको ये सेल्स देखने को मिल जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो आ जाता है, किस विटामिन की कमी से आपको क्या हो सकता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, रतौंधी रोग हो जाता है। तो रतौंधी रोग के लिए कौन सा विटामिन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आपका विटामिन ए होता है। अगला आ जाता है स्कर्वी डिजीज होती है, ये किसकी कमी से हो सकती है, तो स्कर्वी डिजीज विटामिन सी होता है, इसकी कमी से हो सकती है। इसके अलावा आ जाता है कि यदि ब्लड का थक्का नहीं जम पा रहा है तो उसके लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल रहेगा। यदि रक्त का थक्का नहीं जम पा रहा है तो उसके लिए जो विटामिन रिस्पॉन्सिबल रहता है वो कौन सा होता है, आपका विटामिन के होता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप स्टार लगा लीजिएगा। अगला आ जाता है कि दांत का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, तो दांत का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होता है, डेंटिन होता है। जो आपके मसूड़े होते हैं ना, इनके अंदर छुपा हुआ रहता है, यही पार्ट कौन सा है, आपके डेंटिन वाला पार्ट हो जाता है। अगला पार्ट आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा अंग, यानी जो आपका आयरन हो गया एंड आपका जो विटामिन हो गया, यानी आयरन एंड विटामिन को कौन सा ऑर्गन है वो स्टोर करके रखता है।
तो याद रखना जो आपका लीवर है, इस लीवर के द्वारा जो आपके विटामिन हो गए एंड आपके जो आयरन हो गए, इनको क्या है, ये आपका स्टोर करके रखता है। अगला आ जाता है प्लेग्रा नामक जो आपकी डिजीज होती है, कौन से विटामिन की कमी से हो सकती है? तो विटामिन जो आपका B3 होता है, जिसको नियासिन के नाम से भी जाना जाता है या नाइसिन भी इसको बोल देते हैं, इसकी कमी से ये हो जाती है। अगला है कि जो फेट सोलेबल विटामिन होते हैं, ये कौन से होते हैं? तो फेट सोलेबल विटामिन को याद रखने की ट्रिक बताई थी एडेक। क्या थी? एडेक। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, एडेक, जिसको क्या बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में एडेक बोला जाता है। ये तो आगे आपके फेट में ऐसे विटामिन जो क्या हो जाते हैं, देखिए जो आपके विटामिन आते हैं ना, इन विटामिन को दो तरीके से क्लासिफाइड किया गया। एक तो ऐसे विटामिन जो फेट में सोलेबल हो जाते हैं ना, वसा में सोलेबल हो जाते हैं। एक ऐसे विटामिन जो पानी के अंदर सोलेबल हो जाते हैं, किसमें? पानी में, बोले तो वाटर में। तो जो फेट के अंदर सोलेबल होते हैं उनको तो फेट सोलेबल विटामिन बोल देते हैं। ये कौन से आ जाता है? विटामिन ए, डी, ई के विटामिन एडेक आ जाता है। जबकि ऐसे विटामिन जो वाटर के अंदर सोलेबल होते हैं, वो कौन से आ जाते हैं? वो आपके विटामिन बी एंड आपके विटामिन सी। अब विटामिन बी में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मतलब B1 से लेके B12 तक जितने भी आपके विटामिन है, वो सारे के सारे क्या होते हैं? वाटर में सोलेबल होने वाले विटामिन होते हैं। उसके साथ साथ विटामिन आपका सी भी क्या होता है? वाटर में सोलेबल होने वाला विटामिन हो जाता है। अगला आ जाता है जो आपकी केसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, ये किस चीज को एब्जॉर्ब करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है? तो याद रखना जो आपका विटामिन B12 होता है, इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर कहां से निकलता है? तो याद रखना जो आपकी स्टमक की पेनक्रियाटिक सेल होती है, वहां से ये फैक्टर निकलता है और विटामिन B12 का क्या किया जाता है? अब्जॉर्प्शन किया जाता है। यदि विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगे तो सीधी सी बात है कि ब्लड से रिलेटेड आपको डिजीज हो जाएगी। बोले तो आपको जो मतलब आपके शरीर में क्या हो जाएगी? ब्लड की कमी हो जाएगी। बोले तो आपको एनीमिया है, वो आपको हो सकता है। वो किसकी कमी से होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला आ जाता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, की मतलब जीभ की यदि सूजन, जीभ होती है यदि ये सूज जाती है तो इसको क्या बोला जाता है? ग्लोसिटिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लोसिटिस बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। बस लास्ट जो आपका पड़ाव है 100 क्वेश्चंस का, वहां तक अपन पहुंचने वाले हैं। अगला आ जाता है कि भाई आंसू और लार के अंदर पाया जाने वाला कौन सा एंजाइम होता है? मतलब जो आपके टीयर्स है, आंसू है एंड आपकी जो स्लाइवा है यानी आपका जो लार है, इसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? तो याद रखना लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। ये लाइसोजाइम क्या करता है? जो बैक्टीरियाज रहते हैं उनको मारने का क्या है? इसका काम रहता है। अगली बात करें तो मनुष्य में कितनी लार ग्रंथियां प्रेजेंट होती हैं? तो अभी ये आई थिंक मैंने आपको बताया था कि मनुष्य के अंदर कितनी है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां प्रेजेंट होती है और नंबर में कितनी होती है? 6 होती है। जो कान के पास में प्रेजेंट है, आपके यहां पर प्रेजेंट होती है, इनको पेरोटिड बोलेंगे। जो यहां पर ये कौन सा होता है? मैंडिबुल वाला रीजन होता है। तो यहां पे कौन सी होती है? सब मैंडिबुल प्रेजेंट होती है। ये जीभ है, तो जीभ के नीचे की साइड में यहां पे जो प्रेजेंट रहेगी वो कौन सी होती है? सब लिंगुअल होती है। ये क्या होती है? जोड़ी के अंदर प्रेजेंट होती है, पैर में प्रेजेंट होती है। तो टोटल 3 तो क्या होती है? पैर में प्रेजेंट होती है एंड आपकी बाकी की कितनी हो जाती है? नंबर में बात करें तो 6 हो जाती है। आगे बात करें तो वसा के पाचन का मुख्य स्थान कौन सा होता है? तो फैट डाइजेशन का जो मेन स्थान है वो कौन सा आ जाता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन वाला आ जाता है, छोटी आंत वाला आ जाता है। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि जो आपकी रिकेटस नामक डिजीज है, ये डिजीज किस विटामिन की कमी से हो सकती है? तो विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है? रिकेटस डिजीज है, ये डिजीज आपको हो सकती है। अगला आ जाता है आपका डिग्लूटेशन होता है। ये आखिरकार क्या होता है? डिग्लूटेशन का मतलब होता है भोजन को जो निगलने की जो प्रोसेस होती है, स्वेल करने की जो प्रोसेस होती है, उसको क्या बोला जाता है? डिग्लूटेशन बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला आ जाता है पेप्सिनोजन स्त्रावित करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है? कि पेप्सिनोजन को कौन सी कोशिकाएं होती है स्टमक की, वो बनाती है? तो याद रखना जो आपकी पेप्टिक, जिसको चीफ सेल बोलते हैं, ये क्या करती है? पेप्सिनोजन बनाती है। और ये कैसी होती है? इनएक्टिव होता है। जो पेप्सिनोजन होता है ये आपका इनएक्टिव होता है। इसको एक्टिव कौन करता है? जो आपका HCl होता है, ये क्या करता है? पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर क्या कर देता है? आपका कन्वर्ट कर देता है। और ये किसकी सेल से होती है? ये जो पेप्टिक सेल है या जो चीफ सेल है, किसमें प्रेजेंट होती है? जो आपकी स्टमक होती है, उस स्टमक की ये सेल होती है। अगला आ जाता है कि जो आपकी ईसोफेगस होती है, या ना जो आपकी ईसोफेगस है, जो ग्रसननाल है,
इसकी लंबाई कितनी होती है, इसकी लेंथ कितनी होती है, तो याद रखना लगभग 25 सेंटीमीटर क्या होती है, इसकी आपकी लेंथ रहने वाली है। अगला आ जाता है कि डक्ट्स ऑफ आपकी गोल ब्लैडर, कि गोल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसका नाम क्या होता है, तो गोल ब्लैडर की डक्ट को क्या बोला जाता है, सिस्टिक डक्ट के नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला आ जाता है कि दर्दनाक जो आपका पाचक या अपच की जो स्थिति होती है, कंडीशन ऑफ पेनफुल डाइजेशन, ये क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाती है डिस्पेसिया कहलाती है। अगला आ जाता है जो आपकी पाइल्स होती है। पाइल्स आखिरकार क्या होती है, तो पाइल्स आप सबको पता है कि जो आपका रेक्टम वाला पार्ट होता है वहां पर क्या होती है, पाइल्स है ना, जिसको मस्से की बीमारी बोला जाता है, वो होती है। इसका एक दूसरा नाम है जिसको साइंटिफिक नेम भी बोल सकते हैं, इसका नाम है हिमोरोहोइड्स। आपका क्या हो जाता है, हिमोरोहोइड्स। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करें, लास्ट अपनी स्लाइड रह जाती है, इसमें पूछ लिया गया है कि बच्चों का जो दंत सूत्र होता है यानी जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो बच्चों के अंदर डेंटल फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2102 2102। ये तो आपके कौन से आ जाते हैं, इंसीजर आ जाते हैं, ये कैनाइन आ जाते हैं, ये आपके प्रीमोलर हो जाते हैं, ये आपके कौन से हो जाते हैं, मोलर वाले हो जाते हैं। मतलब यहां पर जो आपका प्रीमोलर है ये बच्चों के अंदर क्या होते हैं, आपके अब्सेंट होते हैं, जबकि मोलर के अंदर जो लास्ट वाला तीसरा होता है, तीसरा कौन सा होता है, जिसको अपन विजडम टीथ बोलते हैं, ये क्या होते हैं, बच्चों के अंदर अब्सेंट होते हैं। तो बच्चों का डेंटल फॉर्मूला आपके सामने किया जाता है। अगला आ जाता है कि पीत में पाचन के लिए कौन सा लवण होता है, तो सीधी सी बात है कि पीत के अंदर, बाइल के अंदर कौन सा रहेगा पाचन के लिए, जो आपका बाइल साल्ट होता है, लवण होता है, वो क्या होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब अगला आ जाता है कि स्टार्टिंग में जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था कि भोजन को यदि अपन खा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, इंजेक्शन बोलेंगे। अब भोजन को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपन निकाल रहे हैं, जो भी चीज अपन ने अभी तक खाई उसको अपन अब क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो ये जो निकालने की जो प्रोसेस है इसको क्या बोला जाता है, इजेशन बोला जाता है। वो इंजेक्शन था, ये इजेशन है, दोनों के अंदर बस आई एंड ई का क्या है यहाँ पर अंतर है, ये आपको याद रखना है। अगला आ जाता है जठर अम्ल को रोकने वाला हार्मोन कौन सा होता है, मतलब नेम ऑफ द हार्मोन दैट्स इनहिबिटेड गैस्ट्रिक जूस कौन सा होता है, तो वो आपका होता है गेस्टेरोन होता है, एंटेरोगेस्टेरोन होता है। सॉरी, आई थिंक क्लास लंबी हो गई है तो आगे आप समझ रहे हैं। आगे कौन सा आ जाता है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बी1 का रासायनिक नाम कौन सा आ जाता है, जो आपका थाइमिन होता है, ये क्या हो जाता है, विटामिन बी1 का क्या हो जाता है, केमिकल नेम हो जाता है। ये अपनी क्या हो गई है, यहां पर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। इसकी जो अपन ने रिवीजन बेच था, ये रिवीजन बेच अपन ने देख लिया। वन लाइनर जो आपकी सीरीज है, ये सीरीज अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम के लेके आए थे। ऑलमोस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के जो इंपॉर्टेंट मेन टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। यदि और भी कोई बच जाते हैं तो अपन कोशिश करेंगे लाने की। अदरवाइज जो अपना अगला लेक्चर रहेगा, रेस्पिरेटरी हो गया, आपका सर्कुलेटरी हो गया, जो जो अपन ने पढ़ लिया है उन सब की भी इसी तरीके से, यदि इस पे आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो अपन क्या है वो बाकी की जो भी आपकी मतलब जो आपकी वन लाइनर सीरीज है, इस सीरीज को अपन लेके आएंगे। इससे पहले आप चैनल पे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ साथ जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को भी एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। ये अपने क्या आ जाते हैं सोशल मीडिया से, इनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। एंड और भी आपको कोई भी डाउट रहता है, कुछ आप चाहते हैं कि सर ये चीज करवा दीजिए, वो करवा दीजिए, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी सजेशन कर सकते हैं। पूरा कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।